गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो पिछली क्लास में हमने पढ़ा था टाइप्स ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। आज हम नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं यहाँ पे, क्रिस्टल लैटिस और स्पेस लैटिस। ठीक है, हम देखेंगे क्रिस्टल लैटिस, स्पेस लैटिस क्या होती है, यूनिट सेल क्या होती है और उसकी टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे हम आज के लेक्चर में। ठीक है, तो देखो क्रिस्टल लैटिस क्या होती है। पीछे हमने बात की थी सॉलिड्स हैं वो किससे मिलके बने होते हैं, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल से। ठीक है, तो क्रिस्टल लैटिस का मतलब क्या होता है, कॉन्स्टेंट। देखो सबसे पहले तो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल पिछली क्लास में मैंने बताया था। कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल का मतलब क्या होता है, कोई भी एटम, आयन और मॉलिक्यूल। ठीक है, तो क्रिस्टल लैटिस का मतलब क्या होता है। और दूसरा पॉइंट यहाँ पे है कि हम कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल को या तो ऐसे स्फीयर से ऐसे दिखाते हैं, ठीक है, या फिर ऐसे डॉट से दिखा सकते हैं इसके न्यूक्लियस को। ठीक है, तो अभी देखो हम जो यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल है उनको ऐसे डॉट से दिखा रहे हैं। ठीक है, ये क्या है, रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। ये पॉइंट्स किसको रिप्रेजेंट करते हैं, किसी भी एटम, आयन और मॉलिक्यूल को। ठीक है, तो देखो यहाँ पे क्रिस्टल लैटिस का मतलब क्या होता है, रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स इन स्पेस। ठीक है, यानी कि यहाँ पे जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल है उनकी रेगुलर अरेंजमेंट को ही हम क्या बोल रहे हैं, क्रिस्टल लैटिस। ठीक है, तो क्रिस्टल लैटिस का यहाँ पे मतलब क्या हो गया, क्रिस्टल लैटिस या स्पेस लैटिस को डिफाइन कैसे करेंगे, क्या होती है, रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ constituent particles in space। ठीक है, 2D की बात करें तो 2D में हो जाएगा या फिर 3D की बात करें तो 3D। ठीक है, तो क्रिस्टल लैटिस का मतलब क्या हो गया, रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स इन स्पेस इज नोन एज द क्रिस्टल लैटिस। ठीक है, यहाँ पे जो हर एक पॉइंट है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, लैटिस पॉइंट को। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल को हम यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, लैटिस पॉइंट। ठीक है, यहां तक क्लियर है। ठीक है, अगली टर्म यहाँ पे आती है यूनिट सेल। ठीक है, यूनिट सेल देखो क्या होगी यहाँ पे, ये क्या है, कोई भी क्रिस्टल लैटिस है। ठीक है, अगर हम इसमें छोटे से पोर्शन की बात करें किसी भी, जैसे ये वाला पोर्शन हो गया यहाँ पे, 3D की बात करें तो ठीक है, अगर हम देखें यहाँ पे तो ये बन गया एक इसका स्मॉलेस्ट पोर्शन 3D के अंदर। ठीक है, ऐसे यहाँ पे दूसरी यूनिट भी बन सकती है इससे जुड़ के। ठीक है, इस तरह से देखो अगर हम यहाँ पे बनाए तो ऐसी काफी सारी यूनिट्स अपने को मिलेंगी, इस वाली डायरेक्शन में, पीछे वाली डायरेक्शन में। ठीक है, तो देखो यूनिट सेल का मतलब क्या होता है, वो स्मॉलेस्ट पोर्शन। अब देखो इस वाली क्रिस्टल लैटिस की बात की जाए तो इसमें देखो ये वाला पोर्शन है। ठीक है, ये वाला पोर्शन है जो कि क्या हो रहा है, बार बार रिपीट हो रहा है। ठीक है, और बार बार रिपीट होके क्या बना रहा है, इस पूरी क्रिस्टल लैटिस को जनरेट कर रहा है। इसी स्मॉलेस्ट पोर्शन को हम क्या बोलेंगे यहाँ पे, यूनिट सेल। ठीक है, अगर सिंपल बात की जाए, कोई भी यूनिट सेल का मतलब समझा जाए तो यूनिट सेल का मतलब देखो क्या होता है, जैसे कोई भी बिल्डिंग है वो किससे मिलके बनी है, ईंट से मिलके बनी है। तो जो ईंट है वो हर एक डायरेक्शन में रिपीट होके क्या बना रही है, पूरी बिल्डिंग को। ठीक है,
तो जो बिल्डिंग है उसके अंदर जो यूनिट सेल हो गई वह क्या होगी, एक ईंट होगी जो कि बार बार रिपीट होके पूरी की पूरी बिल्डिंग को बना रही है। ठीक है, ऐसे क्रिस्टल लैटिस में भी क्या होता है, वो स्मॉलेस्ट पोर्शन जो कि बार बार रिपीट होके पूरी क्रिस्टल लैटिस को बना रहा है, उस स्मॉलेस्ट पोर्शन को ही हम क्या बोलते हैं, यूनिट सेल। ठीक है, तो यूनिट सेल क्या हो गया, स्मॉलेस्ट 3D portion of crystal lattice which repeats again and over and generates the whole crystal lattice known as unit cell। ठीक है, तो यूनिट सेल क्या होगा, किसी भी क्रिस्टल लैटिस का वो सबसे छोटा पोर्शन, वो स्मॉलेस्ट 3D पोर्शन जो कि बार बार हर एक डायरेक्शन में रिपीट हो रहा है और पूरी क्रिस्टल लैटिस को जनरेट कर रहा है, उस स्मॉलेस्ट पोर्शन को ही हम क्या बोलते हैं, यूनिट सेल। ठीक है, ये चीज क्लियर है। अभी आगे हम देखने वाले हैं यहाँ पे टाइप्स ऑफ यूनिट सेल्स, और टाइप्स ऑफ यूनिट सेल हम पढ़ेंगे सबसे पहले ऑन द बेसिस ऑफ पैरामीटर्स ऑफ यूनिट सेल। ठीक है, एक बार मैं इसको रख कर रही हूँ यहाँ पे। तो पहले हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं, पैरामीटर्स ऑफ यूनिट सेल। ठीक है, अगला पॉइंट यहाँ पे क्या हो गया, पैरामीटर्स ऑफ यूनिट सेल। ठीक है, तो देखो यूनिट सेल को हम यहाँ पे क्या मान के चल रहे हैं, एक क्यूब मान के चल रहे हैं हम जनरली यहाँ पे 3D के अंदर। ये है एक यूनिट सेल। ठीक है, तो यूनिट सेल के पैरामीटर्स क्या होते हैं, पहला पैरामीटर यहाँ पे होता है एक्सियल लेंथ, जिसको हम डिनोट करते हैं स्मॉल a b और c से। ठीक है, अगला पैरामीटर यहाँ पे है एक्सियल एंगल, एंगल्स को हम रिप्रेजेंट करते हैं किससे, अल्फा बीटा और गामा से। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे कोई भी यूनिट सेल है, हम क्यूब इसको मान के चल रहे हैं, तो इसमें देखो डायरेक्शन के अलोंग, एक्सिस के अलोंग जो लेंथ होती है, जैसे ये वाली लेंथ है, ये वाली यहाँ तक, इस वाली लेंथ को हमने बोल दिया a। ठीक है, जो a लेंथ है उसके सामने वाला एंगल कौन सा होगा, अल्फा। कौन सा एंगल होगा, अल्फा। ठीक है, मान लो ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस है, ये y है और ये z एक्सिस है। y एक्सिस के अलोंग जो एक्सियल लेंथ है उसको हम डिनोट कर रहे हैं स्मॉल b से। ठीक है, तो इसके जो जस्ट सामने वाला एंगल होगा उस एंगल को हम क्या बोलेंगे, बीटा। ठीक है, अब ये है z एक्सिस के अलोंग जो एक्सियल लेंथ है उसको हम डिनोट कर रहे हैं c से। ठीक है, और c के जो जस्ट सामने वाला एंगल होगा उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे गामा से। ठीक है, तो किसी भी यूनिट सेल के कितने पैरामीटर्स हो गए, 6 पैरामीटर्स यहाँ पे हो गए। 3 तो क्या होगी, एक्सियल लेंथ होगी, और 3 क्या है, अल्फा बीटा एंड गामा। जो इन एक्सिस के बीच में एंगल है उनको हम बोल रहे हैं अल्फा बीटा एंड गामा। ठीक है, तो देखो यूनिट सेल की जो पहली टाइप है वो हम किसके बेसिस पे पढ़ेंगे, इन पैरामीटर्स के बेसिस पे। ठीक है, अब देखो यूनिट सेल है, हो सकता है कोई ऐसी यूनिट सेल हो जिसके अंदर ए बी सी तीनों क्या हो, इक्वल हो, ये तीनों लेंथ इक्वल हो और तीनों एंगल भी क्या हो, इक्वल हो। या हो सकता है कि ए भी तो इक्वल हो लेकिन सी इक्वल ना हो, एंगल उसके अंदर इक्वल हो। ठीक है, तो इस तरह से कई कंडीशंस अपने पास बनेगी और उनके बेसिस पे हम क्रिस्टल यूनिट सेल को 7 टाइप्स में डिफाइन करते हैं। ठीक है, तो अगला यहाँ पे टॉपिक क्या है, टाइप्स ऑफ यूनिट सेल्स। आगे क्या है,
टाइप्स ऑफ यूनिट सेल on the basis of parameters of unit cell. पैरामीटर्स अभी हमने बात की एक्सियल लेंथ एंड एक्सियल एंगल्स, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख रहे हैं टाइप्स, ये है टाइप ऑफ यूनिट सेल, ठीक है। तो देखो सिंपल याद करने का तरीका है, हमें याद रखना है सी टी ओ आर एच एम टी, ठीक है। क्या याद रखना हमें, सी टी ओ आर एच एम टी, ठीक है। सी का मतलब होता है क्यूबिक, ठीक है। टी का मतलब टेट्रागोनल, ओ का मतलब ऑर्थोरोम्बिक या सिंपल इसको रोम्बिक बोल सकते हैं। आर का मतलब रोम्बोहेड्रल या दूसरा नाम होता है ट्राइगोनल। एच का मतलब हेक्सागोनल। एम का मतलब मोनोक्लिनिक और टी का मतलब ट्राइक्लिनिक, ठीक है। अब हम देखते हैं यहाँ पे हम लिखते हैं इनकी एक्सियल लेंथ कि किसमें इक्वल होंगी किसमें नहीं होगी, ये सब हमें लिखना है। और यहाँ पे हम लिख रहे हैं एक्सियल एंगल्स यानी अल्फा बीटा गामा किसमें कितना होगा, इक्वल होगा या नहीं होगा, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे सबसे पहले एक्सियल लेंथ की अगर हम बात करें तो हमें यहाँ पे क्या लिख देंगे, सब में एक बार सब में इक्वल लिख देंगे, ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी, इसमें भी लिख दिया इक्वल, इसमें भी लिख दिया इक्वल, लिख दिया इक्वल, ठीक है, इक्वल, ये इक्वल और ये इक्वल, ठीक है। अब याद करने का तरीका देखो क्या है, सबसे पहले वाले में तो क्या रहेंगी, सारी की सारी इक्वल, अगले में एक को काट दो, उससे अगले में दोनों को काट दो, फिर क्या रहेंगी तीनों इक्वल, फिर एक को काट दो, फिर दोनों को काट दो और दोनों को काट दो, ठीक है। तो ये हो गए इनके एक्सियल लेंथ पैरामीटर्स, ठीक है। आगे हम देखते हैं एंगल्स यानी कि अल्फा बीटा एंड गामा। पहले मान के चल दीजिए 90 के इक्वल है, ठीक है, ऐसे लिखेंगे गामा इक्वल टू 90 डिग्री, अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है। तो पहले दिन में तो क्या होते हैं, तीनों एंगल आपस में इक्वल होते हैं और तीनों ही क्या होते हैं 90 डिग्री के होते हैं, ठीक है। अगले केस में क्या होगा, अल्फा बीटा गामा नॉट इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है। अगले में हेक्सा में क्या होगा, एंड गामा क्या होगा 120 डिग्री, ठीक है। इसमें क्या होगा अल्फा एंड गामा 90 डिग्री नॉट इक्वल टू बीटा, और इसमें ट्राइक्लिनिक में क्या होगा, ना ही तो तीनों इक्वल होंगे और ना ही ये 90 के इक्वल होंगे, ये चीज क्लियर है, ठीक है। तो ये हो गए इनके पैरामीटर्स। तो इनमें से कई बार पूछा जाता है कि रोम्बोहेड्रल के पैरामीटर्स बताओ क्या होंगे, लेंथ के पैरामीटर क्या होंगे, एक्सियल के क्या होंगे, कई बार इसमें से अपने से क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है, ठीक है। अगला यहाँ पे हो गया ठीक है। अब हम देखते हैं कि क्यूबिक के अंदर कौन सी यूनिट सेल यहाँ पे प्रेजेंट होती हैं अरेंजमेंट के बेसिस पे। तो अरेंजमेंट के बेसिस पे वैसे हम पूरा टॉपिक कल पढ़ेंगे, आज हम ये देख लेते हैं कि क्यूबिक के अंदर कौन सी यूनिट सेल प्रेजेंट होती है अरेंजमेंट के बेसिस पे। तो इसमें कौन सी होती है, एक तो सिंपल क्यूबिक,
फेस सेंटर्ड, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं FCC से, सिंपल क्यूबिक को रिप्रेजेंट करते हैं SCC से, ठीक है। तीसरा इसके अंदर होती है बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं BCC से, ठीक है। ऐसे देखो यहाँ पे टेट्रागोनल के अंदर कौन सी होती है, सिंपल क्यूबिक और BCC, ठीक है। ऐसे जो यहाँ पे ऑर्थोरोम्बिक है उसके अंदर सारी यूनिट सेल होती है FCC, BCC, FCC और ECC, ठीक है। रोम्बोहेड्रल के अंदर केवल सिंपल होती है, इसमें भी सिंपल होती है, इसमें सिंपल और ECC दो होती है, और इसमें क्या होती है, सिंपल क्यूबिक यूनिट्स है, ठीक है। ये क्लियर है सबको? इन सब के बारे में हम पढ़ेंगे कल वाली क्लास में, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे अगर टोटल देखा जाए तो इनको मिला के यहाँ पे कितनी यूनिट सेल होगी टोटल, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 एंड 14, ठीक है। तो अपने पास यहाँ पे पैरामीटर्स और अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल के बेसिस पे 14 टाइप की लैटिस होगी, जिनको हम बोलते हैं ब्रेविस लैटिस, ठीक है। तो कई बार पूछ लिया जाता है ब्रेविस लैटिस कितनी टाइप्स होती है, यहाँ पे कितनी होती हैं, 14 होती हैं, ठीक है। अगला देखो, इसमें से अगर देखा जाए तो इनमें से सबसे सिमेट्रिकल यूनिट सेल कौन सी है, ठीक है। तो जैसे क्यूबिक को यहाँ पे देखें तो जो क्यूबिक अपनी है उसके अंदर देखो सारी एक्सियल लेंथ भी इक्वल है और एक्सियल एंगल्स भी सारे के सारे क्या है, इक्वल है, तो इसलिए क्या होगी, मोस्ट सिमेट्रिकल यूनिट सेल, ठीक है। ऐसे मोस्ट अनसिमेट्रिकल यहाँ पे कौन सी होगी, ट्राइक्लिनिक। ट्राइक्लिनिक में ना ही तो एक्सियल लेंथ आपस में इक्वल है, ना ही एंगल आपस में इक्वल है, तो ये क्या होगी, मोस्ट अनसिमेट्रिकल क्रिस्टल लैटिस, अनसिमेट्रिकल यूनिट सेल या क्रिस्टल लैटिस, ये समझ में आ गया, ठीक है। अगला यहाँ पे ऑर्थोरोम्बिक जो है उसके अंदर सारी की सारी अरेंजमेंट्स पॉसिबल हैं, SCC, BCC, FCC एंड ECC, ठीक है। तो ये सबको क्लियर है, ठीक है। तो यहाँ पे ये हो गया कि कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल के बेसिस पे नहीं, पैरामीटर्स के बेसिस पे यूनिट सेल की कितनी टाइप्स होती हैं, 7 टाइप हमने यहाँ पे पढ़ी हैं, फिर हमने इनके पैरामीटर्स पढ़े हैं, फिर हमने देखा इनके अंदर कौन सी यूनिट सेल प्रेजेंट होती है, टोटल कितनी होती है, मोस्ट सिमेट्रिकल यहाँ पे कौन सी है, मोस्ट अनसिमेट्रिकल कौन सी है, ये सब ने हमने यहाँ पे देख लिया, ठीक है। उसके बाद में थोड़ा सा हम पढ़ लेते हैं आगे अगली टाइप ऑफ यूनिट सेल, ठीक है। तो मैं इसको एक बार रफ कर दी हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो पहली टाइप तो थी पैरामीटर्स के बेसिस पे, अगली टाइप कौन सी होगी, ऑन द बेसिस ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, ऑन द बेसिस ऑफ अरेंजमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ अरेंजमेंट ऑफ constituent particles, ठीक है। तो अरेंजमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स के बेसिस पे यूनिट सेल यहाँ पे होती हैं 2 टाइप की, पहला है प्रिमिटिव यूनिट सेल और दूसरा है नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल, ठीक है। जैसे कि हमने पीछे भी देखा था, यूनिट सेल को हम ऐसे क्यूब मान के चल रहे हैं, ऐसे सिंपल,
वैसे तो पैरामीटर के बेसिस पे अलग अलग ज्योमेट्री हो सकती है, जरूरी नहीं क्यूब ही हो। ठीक है, तो प्रिमिटिव यूनिट सेल कौन सी होती हैं? वो यूनिट सेल जिनमें कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल ओनली ऑन कहां पे प्रेजेंट होते हैं? कॉर्नर्स पे। पार्टिकल्स कहां पे प्रेजेंट होते हैं? ओनली कॉर्नर्स पे। ठीक है, अब देखो ये पढ़ने से पहले हमें सबसे पहले पता होना चाहिए कि एक क्यूब के अंदर कॉर्नर्स कितने होते हैं। ठीक है, तो क्यूब में कॉर्नर्स कितने होते हैं? अगर हम इस रूम को मान लें, क्यूब मान लें, तो देखो 4 कोने तो नीचे होते हैं और 4 कोने ऊपर होते हैं, यानी कि टोटल कॉर्नर कितने हो गए? 8। ठीक है, उसके बाद में इसमें फेसिस कितने होते हैं क्यूब के अंदर? तो फेसिस कितने होते हैं? 4 तो दीवारें हो गई, नीचे वाला फर्स्ट फ्लोर हो गया, ऊपर वाली रूफ हो गई, तो इस तरह से कितने फेसिस यहाँ पे हो गए? 6 फेसिस हो गए ये वाले। ठीक है, तो फेसिस कितने होते हैं? 6। आगे है फेस डायगोनल कितने होते हैं? तो देखो फेस डायगोनल क्या होते हैं? ये है फेस, जैसे ये वाला फेस हमने ले लिया। ठीक है, तो जो इसमें अपोजिट कॉर्नर्स को जो लाइन मिला रही है उसको हम क्या बोल रहे हैं? फेस डायगोनल। तो अब जैसे ये वाला फेस है, इसमें एक डायगोनल ये हो गया और एक ये हो गया, यानी कि हर एक फेस में दो 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 क्या है? डायगोनल। ठीक है, तो टोटल 6 फेजेस हैं, तो टोटल डायगोनल कितने हो गए? फेस डायगोनल 6 इंटू 2 इक्वल टू 12। फेस डायगोनल यहाँ पे कितने हो गए? 12। ठीक है, अब यहाँ पे एजेस कितने होते हैं? एज क्या होते हैं? ये वाली लाइन, देखो ये वाली। ठीक है, तो एज यहाँ पे कितने हैं? अगर हम इनको काउंट करें तो यहाँ पे एज होते हैं 12। ठीक है, ऐसे ही कोई भी बॉडी है उसके अंदर बॉडी सेंटर तो एक ही होगा। ठीक है, बॉडी सेंटर 1। ठीक है, बॉडी डायगोनल, बॉडी डायगोनल कितने होंगे क्यूब के अंदर? बॉडी डायगोनल का मतलब क्या हो गया? पूरी क्यूब के अंदर, यानी कि रूम की बात करें तो एक कोने से अपोजिट कॉर्नर को जो लाइन मिलाती है, तो इस तरह से 8 कोने हैं। ठीक है, अपोजिट को ऐसे करके देखें तो 4 अपने को क्या मिलेंगे? बॉडी डायगोनल मिलेंगे। ठीक है, तो ये चीज अपने को ध्यान में रखनी है कि क्यूब के अंदर कॉर्नर्स कितने होते हैं? 8, फेसेस होते हैं 6, फेस डायगोनल 12, एज 12, बॉडी सेंटर 1 एंड बॉडी डायगोनल 4। ये चीज क्लियर है सबको? ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे प्रिमिटिव यूनिट सेल के बारे में हम पढ़ रहे हैं, या हम इसको बोलते हैं सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। ठीक है, तो सिंपल क्यूबिक या प्रिमिटिव यूनिट सेल कौन सी होती है? If constituent particles are present only at the corners of the cell, then it is known as the primitive unit cell or simple cubic unit cell. ठीक है, तो क्या हो गया? If the constituent particles are present only at the corners, तो उसको हम क्या बोलेंगे? प्रिमिटिव यूनिट सेल। ठीक है, नॉन प्रिमिटिव का मतलब क्या हो गया? अगर कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं वो कॉर्नर्स पे तो प्रेजेंट है ही, साथ में कहीं और भी प्रेजेंट हो सकते हैं बॉडी पे, उसको हम क्या बोलते हैं? नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल। इसकी टाइप्स हम यहाँ पे देख रहे हैं। पहला है फेस सेंटर्ड यूनिट सेल, एफसीसी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। दूसरा है बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल, जिसको हम बीसी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अगला है एंड सेंटर्ड। ठीक है, इसको हम ईसीसी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो देखो फेस सेंटर में क्या हो गया? ये कोई भी यूनिट सेल है, ठीक है, तो इसमें क्या होगा? कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल कॉर्नर्स पे तो प्रेजेंट होंगे ही,
कॉर्नर पे तो प्रेजेंट होंगे ही, साथ ही हर एक फेस सेंटर यानी कि हर एक फेस के सेंटर में भी कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल प्रेजेंट होगा। 6 फेजेज हैं, हो गए 6 कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल। ठीक है, तो इस वाली यूनिट सेल को हम क्या बोलते हैं, फेस सेंटर्ड यूनिट सेल। तो इसमें क्या है, कॉर्नर्स पे हैं पार्टिकल्स और दूसरे किस पे हैं, फेस के सेंटर पे। ठीक है, तो एफसीसी में क्या हो गया, हर एक कॉर्नर पे और हर एक फेस के सेंटर पे यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल प्रेजेंट है। इस वाली यूनिट सेल को हम क्या बोलेंगे, नॉन प्रिमिटिव या फेस सेंटर्ड यूनिट सेल। ठीक है, अगला बॉडी सेंटर्ड, जैसा कि नाम से ही दिख रहा है यूनिट सेल होगी ये वाली। ठीक है, इसमें नॉन प्रिमिटिव है तो हर एक कॉर्नर पे होगा, साथ में कहीं और भी प्रेजेंट हो सकता है। तो बॉडी सेंटर में क्या होगा, हर एक कॉर्नर पे तो एटम प्रेजेंट होगा ही, साथ ही एक एटम कहाँ पे प्रेजेंट होगा, बॉडी के सेंटर पे। ठीक है, इस वाली यूनिट सेल को हम क्या बोलते हैं, बॉडी सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल। ठीक है, तो इसमें कहाँ पे हो गया, एक बॉडी के सेंटर पे और दूसरा कॉर्नर पे एटम्स प्रेजेंट होंगे। ठीक है, अगला एंड सेंटर में यहाँ पे क्या होगा, एंड सेंटर में देखो ये वाली यूनिट सेल है, इसमें हर एक कॉर्नर पे तो एटम प्रेजेंट होगा ही, साथ ही दो अल्टरनेट फेसिस पे या दो अपोजिट फेसिस पे भी एटम प्रेजेंट होगा, जैसे इस वाले फेस पे और इसका अपोजिट हो गया इस वाले फेस पे। ठीक है, तो एंड सेंटर में क्या हो गया, कॉर्नर पे एटम प्रेजेंट है और साथ ही कहां पे प्रेजेंट है, अल्टरनेट फेसिस पे, यानी कि दो फेसिस पे यहाँ पे एटम प्रेजेंट है। तो इस वाली यूनिट सेल को हम क्या बोलेंगे, एंड सेंटर्ड नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल। तो क्लियर है सबको। ठीक है, तो हो गया टाइप्स इनकी अरेंजमेंट के बेसिस पे, पहला प्रिमिटिव, दूसरा है नॉन प्रिमिटिव। प्रिमिटिव में क्या होगा, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर प्रेजेंट ओनली एट द कॉर्नर ऑफ द यूनिट सेल। ठीक है, नॉन प्रिमिटिव में पहली टाइप क्या होगी, यहाँ पे फेस सेंटर। तो फेस सेंटर में क्या होगा, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर प्रेजेंट एट द कॉर्नर ऑफ द यूनिट सेल एज वेल एज एट द सेंटर ऑफ ईच फेस। ठीक है, ऐसे बॉडी सेंटर में क्या हो गया, constituent particle present at each corner as well as at the center of the body। अगला है एंड सेंटर। एंड सेंटर में यहाँ पे क्या हो गया, constituent particle is present at the each corner as well as at the alternate faces of the unit cell। क्लियर है सबको। ठीक है, तो हमने आज यहाँ पे टाइप्स ऑफ यूनिट सेल्स पढ़ ली हैं। कल हम देखेंगे नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स पर यूनिट सेल, वो वाला टॉपिक हम करेंगे कल वाली क्लास में। ठीक है, थैंक यू।